भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कर्मचारी सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन गौर पर लोकायुक्त छापे में बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज, नगद राशि और सोना चांदी एवं महंगे आइटम मिले हैं, जिसकी डिटेल सूत्रों के अनुसार इस प्रकार है। चेतन का मकान E7 657 पर मिला सामान, एक घर का सामान कीमत 30 लाख, दूसरा नगद 1 करोड़ 72 लाख, तीसरा चांदी 234 किलोग्राम कीमत 2 करोड़ 10 लाख, कुल 4 करोड़ 12 लाख। सौरभ शर्मा के मकान E7 78 के सर्च पर मिले सामान, वाहन और घर के सामान की कुल कीमत 2 करोड़ 21 लाख, सोना व हीरे के आभूषण 50 लाख, नगद 1 करोड़ 15 लाख, कुल कीमत 3 करोड़ 86 लाख। दोनों जगह अभी तक मिले सामान, आभूषण, चांदी व नकदी कुल राशि 7 करोड़ 98 लाख। ये सब बात अपनी जगह, पर अभी आप लोगों ने जो कहानी बताई कि 50 करोड़ रुपए का लगभग सोना और 25-30 करोड़ रुपए के कैश, 100 करोड़ रुपए पिछले हफ्ते पूरे सारी आईटी की रेड, ईडी की रेड और अपनी ये अभी लोकायुक्त की रेड, इसमें 100 करोड़ रुपए के आसपास पकड़े गए। मोटे तौर पे कहानी करप्शन की है। मतलब मध्य प्रदेश के सेंट्रिक देखें तो मध्य प्रदेश कितना करप्ट है, इससे ये एहसास होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है, ये समझ लो कि समुद्र में सबसे छोटी मछली नहीं बोलूंगा इसको, सबसे छोटा कीड़ा है। करप्शन के समुद्र का सबसे छोटा कीड़ा आरटीओ विभाग का जो पकड़ा गया। अभी आरटीओ में एक अधिकारी, मुझे रात को पूरी जानकारी है, आरटीओ विभाग के पूर्व अधिकारी ने सारी जानकारियां मुझे ये दी जो मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने मोटे मोटे ये बताया कि पर मंथ 30 से 35 करोड़ रुपया, 35 से 45 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है आरटीओ का। 45 करोड़ रुपया, इसका अगर आप गुणा भाग करोगे तो लगभग 550 से 600 करोड़ रुपया साल, नहीं महीना। 30 करोड़ रुपया रोज, 35 करोड़ रुपया रोज नहीं, 35 करोड़ रुपए महीना उगाई 35 करोड़ रुपया महीना होती है, तो साल के 500-600 करोड़ रुपए साल के होते हैं। तो इस हिसाब से 20 साल में 15 से 13,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपया बना, मतलब 15,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये घपला सिर्फ ये 30 करोड़ 35 करोड़ सोना मिला, वहां कोई मिला नहीं, गाड़ी ऐसे मिल गई, अखबारों की हेडिंग बन गई, ये उतना ही नहीं है भाई। ये पिछले 20 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 करोड़ रुपए का की करप्शन किया है आरटीओ का। वही अधिकारी ने बताया कि अब भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो एक लोकसभा के कैंडिडेट को 6-6 करोड़ रुपए दिए उसी पैसे में, और हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर हुआ पैसा, यही आरटीओ का पैसा। अभी इतनी बात नहीं है, जब लोकायुक्त की छापेमारी चल रही थी तो ये भाई साहब चले गए 2 दिन पहले विदेश। कैसे चले गए? दुबई, मतलब अंदर से गए, बीच में ही कोई था? सवाल ये है, ये पीछे माइक पे बात कौन कर रहा है? जो दुबई गए कैसे? जब 2 दिन बाद लोकायुक्त का छापा, मध्य प्रदेश की एजेंसी है लोकायुक्त, यहाँ लोकायुक्त मध्य प्रदेश की नहीं है तो स्वायत्त भी है, तो मध्य प्रदेश का सेंट्रिक काम देखती है। इनको कैसे पता चला दुबई जाना, अपने छापा डालने वाला है? ये मतलब बीजेपी के अंदर चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है, जग जाहिर हो रहा है। यानी हमने देखा एक पूर्व परिवहन मंत्री कह रहा है कि ये जो अभी कांग्रेस से परिवहन मंत्री आया ये बीजेपी को समाप्त करने वाला है, और अभी का कह रहा है कि ये पूर्व जो पहले का है ये भी समाप्त करने वाला है। झगड़ा क्या है? बीजेपी का नहीं है, माल का है, दोनों की लूट का है, दोनों उस विभाग के हैं। दोनों कितना भी कहे, बोल पाए, एविडेंस आ पाए, नहीं आ पाए, पर पब्लिक परसेप्शन क्लियर है कि ये बीजेपी के जो वोट देती है आम जनता, उसी जनता को ये लोग लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि हमने कह दिया कि ये 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला,
आपका छाप भी दो। मध्य प्रदेश की जनता को क्या इससे नफा नुकसान हुआ? वो फिर जिनसे पहले छापे डलते थे, अखबार की हेडिंग बनती थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग भूल जाते थे, क्या हुआ पता ही नहीं। सब सेटलमेंट, सब मैनेजमेंट, ये परसेप्शन है। इसके सवाल जवाब होते हैं विधानसभा, वो लगती नहीं। इसके लिए सवाल पूछ सकता है विपक्ष का विधायक, विपक्ष की पार्टी कुछ में 3 दिन लगे। 3 दिन में एक दिन कंडोलेंस होगी, दूसरे दिन कुछ और होगा, तीसरे दिन बुलेटिन आएगी, जो चाहेंगे पास कराएंगे और घर जाएंगे। कुछ पूछना मत कि हम कितने करप्ट हैं। ये इस बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। मैं सुमित्रा महाजन जी अभी जिंदा है, बुजुर्ग है, सबसे सीनियर नेता है। एक रघुनंदन शर्मा जी से मैं कभी मिला नहीं, उनके भी मैं बयान देखता रहता हूँ, वो भी बड़ी सवाल उठाते हैं। हमने बीजेपी को खून से सींचा, हमारी पार्टियां अपने डिफरेंस, ऐसे और भी लोग हैं। वो लोग कहाँ चले गए? ये रावण जैसे लूट रहे हैं प्रदेश को, और आप लोग मौन है, चुप है, भ्रष्ट राष्ट्र बने हुए हैं। आंखें खोलो, देखो कि जो सिंचाई विभाग है वो किस मंत्री के पास है, और कितना बार, कितने टेंडर, कितनी बार, कितना करप्शन। 10% से कम करप्शन नहीं हो, सीधा लिया जाता। कौन सा विभाग ऐसा जिसके टेंडर होते हैं और 20%, 30% करप्शन टेंडर के क्लियरेशन में नहीं मिलता, टोटल करप्शन होता है 50%। ये पर्ची महंगी है, अब 50% करप्शन से चल, इसलिए मैंने कहा महंगी है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारा दायित्व सिर्फ बयान देके मीडिया से बात करके समाप्त नहीं होता है। हमारा दायित्व अल्टीमेटली प्रदेश को इस करप्शन से निजात दिलाने के लिए, संघर्ष को करने के लिए हमें जनता ने कहा है कि आप लड़ो, आप विपक्ष में, हम अपना धर्म निभाएं। महेश्वर में मोक्षदायिनी एकादशी पर संत शिरोमणि श्री सियाराम बाबा जी देवलोक गमन हो गए थे। शुक्रवार को मां इलिया की पवित्र नगरी महेश्वर के जय स्तंभ चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दीप प्रज्वलित कर और बाबा के स्मृति चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके पश्चात नगर के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों ने बाबा जी को अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित की व पुष्पों से पुष्पांजलि अर्पित की। ब्रह्मलीन संत श्री सियाराम बाबा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। विश्व हिंदू परिषद के विशेष प्रमुख नानूराम सेन, जिला संयोजक बलराज खटिक, टोली सदस्य दीपक सिंह तोमर, जिला मठ मंदिर प्रमुख अनिल बाबा, प्रखंड अध्यक्ष दिनेश यादव, प्रखंड संयोजक लखन राजपूत, मंत्री प्रखंड मंत्री पीयूष शर्मा, सुभाष नायक, रोहित पाटिल, आदित्य राजपूत, समाज सेवी राजा दादू, मधुसूदन चौरे, सोनू श्रीवास्तव, महेश्वर थाना प्रभारी जगदीश गोयल सहित नगर के सकल हिंदू समाज ने ब्रह्मलीन संत सियाराम बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केवल एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम केवल पुष्पार्जन का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम केवल सनातियों का एकत्रीकरण का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम एक ऐसे संत का कार्यक्रम है जिसने जीवन को आहूत करके यह बताया नर्मदा तट पर कि सनातन क्या होता है, हिंदुओं की शक्ति क्या होती है, हिंदू की आस्था क्या होती है। करके बिना अन्न खाए और तपस्या की है, ऐसे संत बहुत बिरले मिलेंगे। 12 साल तक जिन्होंने मौन व्रत धारण किया था, ऐसे संत बहुत बिरले मिलेंगे। आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं पे किसी संत के सानिध्य में आकर के उन्होंने अपना परिवार छोड़ करके हिमालय पर्वत पे जाकर के अपनी सेवा, अपनी तपस्या प्रारंभ की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, मांडू में पीट कर युवक की हत्या। 2 बाइक पर 6 लोग आए और आते ही हमला कर दिया। मांडू चौराहे पर शनिवार दोपहर करीब 1 बजे बाइक से आए 5 से 6 लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना मुख्य चौराहे पर यात्री प्रतीक्षालय की है। मृतक की पहचान नालछा ब्लॉक के गुगली गांव में रहने वाले नीलेश सिंह 18 के रूप में हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही मांडू थाना प्रभारी राम सिंह राठौर बल सहित पहुंच गए। तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने नीलेश को धार जिला अस्पताल भेजा। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संभवतः उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी कौन है, उन्होंने हत्या क्यों की, पुलिस इसकी जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? राकेश। अच्छा, कितने मारपीट करी, कौन है ये? सर पता नहीं, मांडव के 4-5 छोरे बता रहे हैं। अच्छा, ये क्या लगते थे? अंकल जी के लड़के छोटे वाले। क्या नाम है? नीलेश।
नीलेश पिता राव सिंह। काहे से मारपीट करी? सर पता नहीं, घर पे था सब, फोटो आए व्हाट्सएप पे, देखा तो मांडव से ये एम्बुलेंस में लेके आए धार, तो सीधे धार आए। अच्छा, ये नालछा जा रहे थे क्या? नालछा जाने का बोल रहा सर कि बोले किस्त डालना है गाड़ी की, घर पे नालछा का बोल के गया था कि नालछा में। ये कहाँ के रहवासी है ये? गुगली। गुगली के है? हाँ। क्या नाम है इनका? नीलेश पिता राव सिंह। एक मारपीट का मामला है, क्या है? जी, मारपीट का मामला आया था हमारे यहाँ पे, उसको रेफ़र मांडव से किया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। वो ब्रॉड डेड था ना, उसका नाम नीलेश पिता राव सिंह, उम्र 18 साल। अच्छा सर, कुछ चोट के निशान भी है? चोट के निशान तो नहीं दिखे उसकी बॉडी पे। डेट अब वो पीएम के बाद पता चलेगा, पीएम होने के बाद। मेरा नाम डॉक्टर मदन सोलंकी। ना मांडव में एक हत्या का मामला आया, क्या है पूरा? बेसिकली मांडव पुलिस के पास एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसके तस्दीक हेतु पूरी मांडव पुलिस पहुंची और जहां घटनास्थल पर एक व्यक्ति बेहोशी हालत में मिला था, जिसको एम्बुलेंस से रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और फिर अभी हमने तलाश की, इसके अंदर 3 लोगों के नाम बेसिकली आ रहे हैं। हम लोगों ने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, 2 के नाम कंप्लीट एड्रेस सब कुछ आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम तस्दीक करके और लगे हुए हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनको राउंड अप कर लें। ठीक है, आपका नाम? मैं SDP धामलोक मौलिका से। ये के समथिंग मार्केट में मांडू के मुख्य चौराहे पे जो घटना हुई, क्या? जी हाँ, ये नीलेश पिता राव सिंह निवासी गुगली का एक लड़का है। वो मांडव चौराहे पे जो है तो उसके साथ में कुछ लड़कों ने मारपीट करी है, तो उसको तत्काल जो है तो घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, उसको धार रेफर किया गया और जो मारपीट करने वाले लड़के हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसकी हॉस्पिटल कर रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर आपका नाम? राम सिंह राठौर, थाना प्रभारी मांडव। ठीक से धन्यवाद। अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे, आनंद सेन यादव, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में सपाइयों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। शहर के कचहरी गेट पर पुलिस ने धक्का मुक्की भी हुई और सपाइयों ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सपाइयों ने ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में गृह मंत्री से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर की गलत टिप्पणी। गृह मंत्री माफी मांगे। भाजपा के नारे सबका विकास सबका साथ पर बोले पवन पांडे। कहा भाजपा केवल अपना विकास कर रही है, बाकी सभी का सर्वनाश कर रही है। बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन में सपा महिला विंग की कार्यकर्ता रही मौजूद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान अपनी बोली से, भाषा से, चरित्र से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और देश के गृह मंत्री ने भी सदन में किया है, जिसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। आज हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री को पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहब का जो अपमान किया, बाबा साहब के बारे में जो गलत टिप्पणी की, जो मजाक उड़ाया, ये बहुत ही अक्षम्य है। बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने हमें लड़ने, बोलने, आगे बढ़ने का अधिकार दिया है, हर आदमी को तरक्की करने का अधिकार दिया। लेकिन आज वोट के लिए तो ये बाबा साहब के चरणों में जाके फूल चढ़ाते हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है बाबा साहब का मजाक उड़ाने का है। बाबा साहब का दिल से आदर नहीं करते और समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि बाबा साहब का जो अपमान, जो भाषण देकर इन्होंने मजाक उड़ाया है, उसके लिए पूरी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को और गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को पुलिस बड़नगर द्वारा किया गया गिरफ्तार। अपनी शिष्या के साथ करता था गलत कृत्य। उज्जैन के बड़नगर तहसील की एक शर्मनाक घटना बताने जा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में निकला भक्षक। शिक्षक स्वयं शिक्षक के द्वारा ही अपनी शिष्या के साथ किया गया गलत कृत्य। बड़ी खबर उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा अपराधों की रोकथाम व फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
नितेश भार्गव, वन विभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर, महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बड़नगर, थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार व टीम द्वारा अपराध क्रमांक 552/2024 धारा 376(2)N 506 भादवी एवं धारा 516 पॉक्सो एक्ट में आरोपी पंकज पिता कैलाश सोनी, जाति सुनार, उम्र 45 साल, निवासी शनि गली बड़नगर को गिरफ्तार किया गया। 29 वर्षीय फरियादी के द्वारा दिनांक 21/10/2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वर्ष 2009 में जब पीड़िता कक्षा 7वीं में पढ़ती थी तभी से आरोपी शिक्षक पंकज सोनी पीड़िता पर बुरी नियत रखता था और पीड़िता को डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा वर्ष 2009 से लेकर पीड़िता की शादी होने के बाद भी आरोपी पंकज सोनी पीड़िता को परेशान करते हुए धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। बड़नगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी बड़नगर अशोक कुमार पाटीदार व टीम द्वारा आरोपी के घर पर दबिश दी गई, जिसमें आरोपी घर से फरार हो गया था। बाद में आरोपी की तलाश तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आसपास के संभावित स्थानों व अन्य परिजनों के यहाँ करते पर नहीं मिला। बाद में प्रकरण से मुखबरी की सूचना पर से आरोपी पंकज सोनी को दिनांक 19/12/2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले को लेकर बड़नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार ने अहम जानकारी दी। सर, मेरा टीचर है पंकज सोनी, वो मुझे पढ़ाता था जब मैं 6ठी 7वीं में थी। जब से मुझे मेरे ऊपर गंदी नज़र डालता था और जब मैं 8वीं में गई तो मेरा इंस्पायर अवार्ड का मैं पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इसने मुझे फर्स्ट करवाया और ये उज्जैन ले गया और इंस्पायर अवार्ड दिलाने के लिए मेरे पापा को बोला तो पापा को इसने बोला कि मेरी मीटिंग है, मैं ही इसे ले जाता हूँ, आपको कुछ काम है तो आप कर लीजिएगा, तो दोनों काम हो जाएगा। मेरे पापा ने एक विश्वास के साथ इसके साथ पहुँचा दिया और इसने वहाँ पे मेरा इंस्पायर्ड अवार्ड का वो जो था स्कूल का, वहाँ काम ख़त्म होते ही ये मुझे कहीं ले गया और मेरे साथ गंदी हरकतें की, गंदे वीडियोज़ वगैरह बनाए और जब से ये मुझे परेशान करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा और किसी को बताना मत, जिस पे जहाँ डराता धमकाता रहा, जहाँ बुलाया वहाँ मेरे को बुलाया, आगे से कॉल मैसेज वीडियो सब कुछ मेरे हर कुछ मतलब बिना कपड़ों के वीडियो वगैरह बनवाए इसने पहुँचवाए और अभी तक परेशान मतलब हो गई मैं, यहाँ तक कि मैंने 5 अप्रैल के दिन सुसाइड अटेम्प्ट किया अशोक हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी आईसीयू रूम में कई बार आया, जबकि मेरे परिवार वाले नहीं आते थे। नर्स स्टाफ भी मेरे से पूछती थी ये कौन, इतनी बार क्यों आ रहा है, तुम्हारी फैमिली वाले नहीं आ रहे पूछने के लिए। वहाँ पे भी आया ये और इसने मुझे डराया धमकाया, किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूँगा। और सर 21 अप्रैल के दिन हमने इसकी FIR दर्ज करवाई और ये 2 महीने 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने से लापता था, फरारी काट रहा था और आज इसको ये इसने गिरफ्तारी दी है, घर पे जाके इसको पकड़ाए पुलिस वालों ने। मेरा निवेदन है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और शिक्षा विभाग से भी निवेदन है कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, मेरा आपसे अनुरोध है। और आज भी आदमी व्हाट्सएप के माध्यम से रिमेंबर के नाम के स्टेटस में धमकियाँ दे रहा है, बोले याद रखना, इस तरह की बहुत सारी धमकी दे रखी है इसने, यहाँ तक कि इसको तो कई बार सुसाइड कर चुका इसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा धाकड़ है। आपने शिक्षक को गिरफ्तार किया है क्या प्रभु? थाना बड़नगर में एक 29 वर्षीय प्रार्थी द्वारा 21 अक्टूबर को एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी स्कूल का टीचर जब वो पिटलावदिया में पढ़ रही थी उस दौरान वहाँ का एक शिक्षक जिसका नाम पंकज पिता कैलाश सोनी, उनका 45 साल था, शनि गली का रहने वाला, उसके द्वारा डरा धमका कर उसके तहत गलत काम किया गया। उक्त रिपोर्ट ये घटना दिनांक वर्ष 2008 से अभी तक चल रही थी, जो 21 अक्टूबर 24 को हमारे द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ 376 और पास्को एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण पंजीबद्ध करने के दौरान से लगाकर उक्त आरोपी वर्तमान में जहां पर पदस्थ था बालोदा लखा, वहां से ये मेडिकल पे चल के फरार हो रहा था। हमारे द्वारा कल दिनांक को दबिश दी गई, जो ये अपने घर में ही ऊपर 3री मंजिल पर एक कमरे में छुपा मिल गया, जिसको हमारे द्वारा पकड़ा गया और आवश्यक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से इसको जेल भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि देवास से आ रही है। सुबह शहर के नयापुरा क्षेत्र में एक मकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। भीषण आग में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बड़ी खबर, मृतक में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल। नीचे दूध डेयरी में लगी आग ने लिया विकराल रूप। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद पति पत्नी और 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत।
मृतकों में दिनेश कारपेंटर, उनकी पत्नी गायत्री, बेटी इशिका और बेटे चिराग की हुई मौत। मृतक डेयरी संचालक होकर बजेपुर के निवासी थे। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात। एसपी पुनीत गहलोत मौके पर पहुंचे। सर, आज शहर में नयापुरा क्षेत्र में आग लगी है। नयापुरा जो हमारे नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र में आता है, देवास कस्बे में, वहाँ पर एक डेयरी संचालक जो जिसकी डेयरी की दुकान नीचे थी और ऊपर ही उनका परिवार निवास करता था। आज कल सुबह दुर्घटनावश वहाँ पर आगजनी की घटना हुई है। मौके पर बीएनपी और नगर निगम दोनों की फायर ब्रिगेड और लोकल थाना बल और हमारा गश्त स्टाफ पहुँचा था। उन्होंने आग को बुझाया है। अंदर कारपेंटर दिनेश कारपेंटर और उनका परिवार जो डेयरी संचालक भी थे वो मौजूद थे और दुर्घटना में इस परिवार में 4 लोगों की जान गई है। वर्तमान में पुलिस टीम मौके पर है। एफएसएल टीम को इत्तला कर दी गई है। हमने घटनास्थल को सील किया है। आग किस वजह से लगी इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और प्रशासन से और नगर निगम से भी पुलिस टीम कोऑर्डिनेट कर रही है कि इस घटना को बेहद गंभीरता से हम लें और आग के कारणों का हम पता लगाएं और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हों, इसके पुख्ता इंतजाम हम करें। सर, डेयरी चूँकि आप बता रहे हैं डेयरी तो स्टोरेज था सर, टंकियों का उसका रहेगा और वहीं रहवासी क्षेत्र था। देखिए, प्राइमा फेसी जो अभी हमें पता चला है, डेयरी लोअर फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है और जो फैमिली थी वो 2nd फ्लोर पर थी। 1st फ्लोर पूरा खाली था। तो आग का जो ओरिजिनेशन है, जो प्राइमा फेसी, वो डेयरी जो ग्राउंड फ्लोर पर है वहाँ से हुआ है। अब ऐसा कुछ संभावना बताई जा रही है कि कुछ इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी स्टोर करके 1st फ्लोर पर रखा गया था, जिसकी वजह से आग और ज़्यादा भड़की और 2nd फ्लोर पर होने के बावजूद भी उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका और ना ही उनको इतना समय मिला। तो इसका पूरा एनालिसिस अभी जब एफएसएल टीम आएगी उसके बाद हो पाएगा। तो अभी पुलिस ने इसको जांच में लिया है, नगर निगम की टीम भी इन्वॉल्व है और साथ ही हमारी एफएसएल टीम आएगी, उसका भी एक्सपर्ट एडवाइस हम लेंगे। थैंक यू सर। ठीक सर, थैंक यू। धार के अमझेरा रेंज के डिप्टी रेंजर दयाराम वर्मा को लोकायुक्त टीम इंदौर ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आवेदक दिनेश कोहली वन विभाग की जमीन पर खेती कर रहा था। इस जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर डिप्टी रेंजर दयाराम वर्मा ने 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत आवेदक ने लोकायुक्त टीम इंदौर से की थी। लोकायुक्त टीम इंदौर ने योजना बनाकर डिप्टी रेंजर दयाराम वर्मा को 10,000 की रिश्वत लेते हुए ग्राम मंगोद से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लोकायुक्त टीम इसे लेकर धार के सर्किट हाउस आई, जहां पर पूरी कार्यवाही की गई। दिनेश कोहली निवासी अमझेरा ने शिकायत की थी कि उन्हें वन भूमि और खेती करने देने और वन भूमि का पट्टा दिलवाने के एवज में डिप्टी रेंजर दयाराम वर्मा द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दयाराम वर्मा को रंगे हाथ पकड़ा गया है। दिनेश कोहली निवासी अमझेरा ने शिकायत की थी कि उन्हें वन भूमि पर खेती करने देने और वन भूमि का पट्टा दिलवा देने के एवज में डिप्टी रेंजर दयाराम वर्मा द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए डिप्टी रेंजर दयाराम वर्मा को रंगे हाथ पकड़ा गया। अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? प्रकरण में अनुसंधान कर साक्ष्य के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई कहाँ की गई सर? ये मांगोद में पकड़े थे हम लोग ने। मांगोद में कहाँ पे? मेन रोड, एबी रोड पे। क्या इन्होंने बुलाया था उसे? हाँ, इन्होंने बुलाया था। शिकायत सत्यापन में हमें बताया था कि इस दिनांक को इस जगह आ जाना। इंदौर में लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर छात्रों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। पिछले 96 घंटे से धरना दे रहे छात्र आयोग से 3 प्रमुख मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि 2019 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाया जाए, 100% रिजल्ट घोषित किया जाए और रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। छात्रों का आरोप है कि एमपीपीएससी की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके चलते वे विरोध प्रदर्शन को तेज करने पर मजबूर हैं। धरने में शामिल छात्र छात्राओं का कहना है कि वे लगातार एमपीपीएससी से इन समस्याओं का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। वे तब तक धरना जारी रखने की बात कह रहे हैं जब तक उनकी सभी मांगों पर कार्यवाही नहीं की जाती।
छात्रों का कहना है कि वे अपनी मेहनत के बावजूद परिणाम में असमानता महसूस कर रहे हैं। उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। इसी बीच एक छात्र की धरने के दौरान तबीयत बिगड़ गई तो कुछ महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर धरने पर बैठी हैं। अब देखना है कि MPPSC इस धरने के बाद क्या कदम उठाता है और छात्रों की मांगों को कब तक सुलझाया जाता है। छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी अपील की है कि उनकी मांगे मानी जाएं। आज आंदोलन का कौन सा डे और किस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आपको? देखिए, आंदोलन का हमारा चौथा दिन है। हमारी शुरुआत से मांग है, हमने जो मांग पत्र आप सब तक पहुंच चुका है वो, उसमें हमने कहा है कि हमको लिखित में आश्वासन चाहिए, लेकिन आयोग के अध्यक्ष बात करने को तैयार नहीं। आयोग के सचिव ने अभी तक हमसे बातचीत नहीं की है। आज हमारे जो साथी अनशन पे, उनमें से एक जो हैं अरविंद भदौरिया सर, उनकी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, अभी वो लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब है। आज सुबह हमने आयोग के अध्यक्ष और सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अभी हमारी साथ की जो महिला गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, वो उसके लिए मातम भी करेंगी सरकार के लिए। और साथ में 3 बजे हम, चूँकि आयोग के सामने बैठे हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष तो बात करने को ही राज़ी नहीं है, मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। 1 मिनट के लिए देखने झांकने तक भी नहीं आए कि बच्चे क्यों आए हैं, क्या स्थिति में है। तो आज उनके लिए हम आयोग के चारों तरफ दंडवत यात्रा करेंगे। क्या मांग क्या है आपकी मुख्यतः जो मांग है 2019 से लेके जो अभी तक काफियाँ और रिजल्ट नहीं दिए जा रहे हैं वो दिए जाएं। जो अपने राज्य सेवा आयोग और वन सेवा है उसमें 700 प्लस और 100 पदों पर भर्ती की जाए। इंटरव्यू के मार्क्स 100 किए जाए। प्रारंभिक परीक्षा में जो गलतियां होती हैं उनमें सुधार किया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी मांग पत्र लंबा है, मैं आपको दे दूंगा। आपका परिचय? रंजित किसान वंशी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य नेयू। कौन सा दिन है आप? सर, ये हमारे प्रदर्शन का लगातार जो है चौथा दिन है सर, जो चल रहा है हमारे प्रदर्शन का। 4 दिन से सर हम परेशान हैं। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हम कैसे भी करके आंदोलन जो है समाप्त कर दें, लेकिन हमारे आंदोलन में हम सर तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक माननीय आयोग जो है हमारी बातों को नहीं मान लेते। क्योंकि सर यहाँ पर जो है हमने यही सोचा है, हम पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। सभी टीचर्स जो हैं वो सुबह से शाम तक अपने अपने विषयों की जो है कक्षाएं लेंगे और बच्चों को टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा शाम को, और हम आयोग के सामने ही अपनी पढ़ाई चालू रख देंगे, भले ही माननीय आयोग हमारी उस पढ़ाई का नतीजा हमें दे या ना दे। सर, महिलाओं के प्रिकॉशन के लिए भी कुछ चीज़ें? सर, कुछ भी नहीं है महिला प्रिकॉशन के लिए। रात में मैं एम्बुलेंस के पास में गई कि मुझे एक सेरोडॉन चाहिए बच्चियों के लिए, तो उन्होंने बोला डायरेक्ट उनको एडमिट करेंगे। सर, एटलीस्ट ग्लूकोज, सेरोडॉन, सैनिटरी पैड्स जो होते हैं, सेफ्टी पैड, क्योंकि लड़कियों के साथ 4 दिन से लगातार यहीं पर सर पीरियड्स आ रहे हैं उनके, लेकिन उनका जज्बा है कि वो बोल रही हैं मैम कि हम यहाँ पर आपके साथ डटे रहेंगे, हम सर लोगों के साथ डटे रहेंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। वैसे ही हम इतनी प्रताड़ित हैं, बार बार मानसिक प्रताड़ना झेलने से अच्छा है एक बार सही में। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की शौचालय जो है सर 4 दिन बाद जो है शौचालय जो है सर 4 दिन बाद जो है आज प्रदान किया गया है, लेकिन 4 दिन से जो हालत थी, पेड़ों के नीचे हम जो हैं सर यूरिन एग्जॉस्ट कर रहे हैं या अपने नित्य कर्म कर रहे हैं। सर, तो बच्चों को भी लेकर आई है महिलाएं? जी सर, जी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर आंदोलन के लिए आई हैं। कई दूधमुई माएँ तक आई हैं सर, जो अभी मतलब जो बच्चे हैं उनको लेकर आ रही है। 2.5 साल की कोई महिला आ रही है जो अपनी बच्ची को घर छोड़ कर आ रही है। सर, सरकार अपनी अडदर्मिता कर रही है इस पूरे मामले को? सर, मैं तो ये बोलूँगी कि ये तो कहीं ना कहीं हठकर्मिता ये तो प्रदर्शित हो रही है। सर, हम इतने विनम्र तरीके से अनुग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगे रख लिया जाए, हमारी मांगे मान लिया जाए, लिखित में हमें मांगे दे दी जाएगी। सर, हमारा आंदोलन तभी तुरंत खत्म हो जाएगा और हम हाथ जोड़ के माननीय आयोग को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे भविष्य के लिए इतना अच्छा कदम लिया, और हम बस आंदोलन तुरंत खत्म कर देंगे। सर, लेकिन लिखित में। सर, रुचि रहांगडाले, मैं शिक्षिका हूँ। जिले के सबलगढ़ में अवैध चंबल के रेत का उत्खनन पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में फल फूल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सबलगढ़ थाना क्षेत्र में करीब 100 से अधिक अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली प्रतिदिन संचालित हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें बंद कर लिए, जिससे प्रतीत होता है कि वन विभाग और पुलिस दोनों माफियाओं से मिले हुए हैं। इनके संरक्षण में ही जिले में रेत का अवैध खनन का कार्य जोरों पर हो रहा है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को प्रति ट्रैक्टर ट्रॉली के हिसाब से एंट्री के रूप में कुछ नजराना देना पड़ता है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्थरों के अवैध खदान संचालित अवैध पत्थर
ट्रैक्टर ट्रॉली परिवहन से महीने के हिसाब से एंट्री के रूप में रुपए वसूले जाते हैं। अवैध पत्थरों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या करीब 80 से अधिक होगी, जिसमें कई खदानों से पत्थरों का परिवहन किया जाता है। रामपुर घाटी खदानें एवं ईदगाह घाटी खदानें प्रशासन व पुलिस प्रशासन की देखरेख में सुचारू रूप से संचालित हैं। श्रीमान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर के दिए गए निर्देशानुसार एवं वन मंडल अधिकारी मुरैना के दिए गए आदेशानुसार वन मंडल मुरैना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जब्ती की कार्रवाई जारी है। जैसा कि आपने जो वीडियो में बताया गया है उसके तारतम्य मेरा ये कहना है कि पूर्व में अभी 4-5 दिन पहले ही कुछ ट्रैक्टर कुछ ट्रक सौलगढ़ क्षेत्र के आसपास जब्ती कर वैधानिक कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेंगी। अवैध चंबल की अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम हेतु वन मंडल मुरैना के अंतर्गत गेम रेंज अम्बा एवं गेम रेंज देवरी के संवेदन और अति संवेदन क्षेत्र के घाटों पर वाहनों के अवरोध हेतु जेपीसी मशीन की सहायता से खंती खोलकर रोकथाम की गई।